हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपकी कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26, ठीक है। जो आपका विज्ञान विषय यानी साइंस का जो क्वेश्चन पेपर था, तो उसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। संपूर्ण सॉल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके 19 है ना, तो 19 प्रश्नों के 19 जो प्रश्न है इनके संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी, ठीक है, क्योंकि अपन दोनों लैंग्वेज में जो है वो अपन यहाँ पे आंसर देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। और ये आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस कई बार, ठीक है। तो ईयरली एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चनों पे चलते हैं अपन, सीधे क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर आपको किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, पादप में जाइलम का कार्य। क्वेश्चन फर्स्ट है ये कि पादप में जाइलम का कार्य है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है ना आपको ए वाला ऑप्शन राइट कर लेना है, जल का वहन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा भैया ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखना, दूसरा इसका ब्यूटेनोन 4 कार्बन यौगिक है जिसका ठीक है प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, कीटोन, ठीक है। क्या करोगे इसमें, डी वाला ऑप्शन कर लेना, दूसरे में कीटोन हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखना, थर्ड वाला प्रश्न है कि निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है। क्या बोल रहा है ये कि निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे इंसुलिन जो है ना, ये एक पादप हार्मोन यहाँ पे नहीं है। इसमें भी क्या आएगा आपका, थर्ड में भी डी वाला ऑप्शन आएगा। देखो बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है स्टूडेंट्स वो C6H6 होता है। बी वाला ऑप्शन आप राइट कर लेना इसमें, C6H6, ठीक है। इसमें क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन। अगला देखना, पांचवा है इसका ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, V=IR, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सी वाला ऑप्शन। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान, ठीक है। नींबू के रस का पीएच मान अपने को बताना है, तो वो 2.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2.2। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। छठवें में क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। बाकी देखो नेक्स्ट आपका सातवां कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। बी वाला ऑप्शन आप इसमें राइट करना, ठीक है। इसमें क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना स्टूडेंट्स आपका 8वां है कि 2FeSO4, ठीक है, जो सॉलिड अवस्था में है और इसकी रिएक्शन होती है किसी से, तो ये जो है ना क्या बनता है यहाँ पे टूट कर यहाँ पे Fe2OSO3, ठीक है, जो भी सॉलिड है, और SO2 गैस बनती है और SO3 भी गैस बनती है। तो दी गई ये विक्रिया किस प्रकार की है। तो ये जो है ना स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या कर लेना है, वियोजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टूट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वियोजन हो जाएगा इसमें। बी वाला ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे आपको राइट कर लेना है। 8वें प्रश्न में आपका बी वाला ऑप्शन आएगा। ऐसी है धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसमें आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ब्रोमीन होती है वो, ठीक है। क्या होती है, ब्रोमीन। तो इसमें क्या आएगा, सी वाला ऑप्शन। देखो पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाती है। यह क्रिया संपन्न होती है। यह क्रिया किसमें संपन्न होती है, तो इसमें जो है ना आपको बी वाला ऑप्शन कर लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। नर में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, XY। क्या होते हैं, X और Y। और नेक्स्ट देखना क्या है, नेक्स्ट अपना प्रश्न 12वां प्रश्न की खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकिंग में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, N2, ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है ना, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट कर लेना। 13वां प्रश्न अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है ना वो यहाँ पे आपका इसमें आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन, यीस्ट में होता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखना आपका 14वां प्रश्न है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसमें जो है ना आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें डी वाला ऑप्शन कर लेना, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच में होनी चाहिए। इसमें डी वाला ऑप्शन होगा। देखो नेक्स्ट आपका कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह क्या होती है, तो वह होती है स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, दृष्टि पटल होती है। क्या होती है, रेटिना जिसे अपन बोलते हैं ना, दृष्टि पटल। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो इसमें जो है ना
इसमें आप लोगों को यहाँ पे सी वाला ऑप्शन कर लेना है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है आपका, सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। और अगला देखना है यहाँ पे 17वां प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो इसमें क्या हो जाएगा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक है तो विद्युत शक्ति का मात्रक भैया वॉट होता है, ए वाला ऑप्शन इसका आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, तो इसमें आपको कर लेना है, यहाँ पे देखो मैं आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ इनके सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये खंड ए था अपना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो उनके आंसर इस तरीके से कि 4th में आपका बी आएगा, ठीक है, 5वें में आपका सी आएगा, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, मैंने कंप्लीट ये तो देख ही लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रिक्त स्थानों वाली, ठीक है। देखिएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें लिखो आप लोग CaSO4 × 2H2O, ठीक है। और फिर बाद में देखो मरकरी का एक अयस्क है, पेपर में देख लेना आप लोग क्वेश्चन। अगले देखो खालिस्तान, ठीक है, खालिस्तान में दिखा देता हूँ पहले आपको। हाँ, दूसरा है मरकरी का एक अयस्क है, लार में एंजाइम पाया जाता है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, चुंबक के सजातीय ध्रुव में होता है, खाए हुए भोजन की मात्रा लगभग प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलता है। तो इन सभी के आंसर अपन देखते हैं इनमें क्या क्या आएगा। देखो दूसरे में आपको सिनेबार कर लेना है, नहीं जिसे अपन HGS भी बोलते हैं। और लार में क्या होता है, लार में टाइलिन होता है, ठीक है, जिसे अपन क्या एमाइलेज भी बोला जाता है, ठीक है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। और चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब सेम ध्रुव होते हैं ना तो उसमें प्रतिकर्षण होगा। और खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10%, इसमें क्या है कितना आएगा, 10% ही जैव मात्रा में बदलता है, ठीक है। बाकी इतना ही था ही। नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। खालिस्तान के बाद में अपना आया है प्रश्न क्रमांक 3, जो अति लघुरात्मक प्रश्न है, एक एक अंक के प्रश्न है, ठीक है। तो आपको छोटे आंसर देने हैं, ज़्यादा बड़े देने की यहाँ पे अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा प्रश्न 3 है, फर्स्ट है इसका कि यशद लेपन क्या है, ठीक है, यशद लेपन, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखो। देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे कि यशद लेपन की किसी क्रियाशील धातु जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले पे अपना आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मतलब दोनों मीडियम्स वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे आंसर अपन दिखाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे और अपना हिंदी मीडियम वाले भी। बाकी देखो अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और कई स्कूलों में तो ये प्री बोर्ड के रूप में भी ये पेपर यूज़ में हो रहा है, ठीक है, मतलब इन्हीं पेपर्स का प्री बोर्ड लग रहा है कई स्कूलों में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है, और बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न जरूर रिपीट होते हैं, ठीक है। देखो सेकंड है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे CaOH यहाँ पे 2 भी लिखना, ठीक है, यहाँ पे 2 भी लगाना, 2 बोलते हैं, ठीक है, 2 इस तरीके से, ठीक है, CaOH2, जिसे भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना भी कहते हैं भैया। नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं, अपना अगला प्रश्न है धातु, ठीक है, ये देख लिया थर्ड वाला कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, इसे दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिएगा इसे दर्शाने वाला नामांकित चित्र यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नामांकित चित्र, ठीक है। एक स्टैंड यहाँ पे लगाना है, ये क्लैप हो जाएगी आपकी, ये धातु का तार है यहाँ पे, ठीक है, तार का खुला सिरा, पिन, मोम, ठीक है, बर्नर, तो ये किस में है, धातु में ऊष्मा का चालन, उसका ये डायग्राम है। तो आप लोग इस डायग्राम को नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्केन का क्या बताइए प्यारे स्टूडेंट, सामान्य यहाँ पे सूत्र आपको बताना है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, तो इस प्रश्न का आंसर लिखो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से लिखना है Cn, ठीक है, फिर H लगाना है, ठीक है, फिर इसके नीचे लिखना है 2n, ठीक है, +2, इस तरीके से ही है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। बाकी इसमें ये 2 यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है ना, तो सही इस तरीके से लिख लेना, ये है आपका राइट, ठीक है, CnH2n+2, ये किसका सूत्र होता है, एल्केन का। और कार्बन यहाँ पे n क्या है, n है भैया कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, n बराबर क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स अपना, तो अगला प्रश्न है भैया यहाँ पे देखो कि रक्तदाब की परास कितनी होती है, रक्तदाब जो होता है ना उसकी परास कितनी होती है। तो उसकी परास देखो यहाँ पे कि एक वयस्क के लिए सामान्य रक्तचाप की परास लगभग 120/80
80 mmHg होती है, जिसे 120 mmHg सिस्टोलिक यानी ऊपरी और 80 mmHg डायस्टोलिक यानी निचला दबाव होता है। ठीक है, इस तरीके से। और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना आंसर यहाँ पे नोट करेंगे। बाकी देखो अपन अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क में मौजूद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हाइपोथैलेमस, पिट्यूमरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि होती है। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। अगला, और इंग्लिश मीडियम वाले देखो, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ अपना आंसर यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर, इसलिए आप लोग जो है ना वीडियो को पॉज करके आंसर नोट डाउन करते रहना। देखो अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा, हाँ 7वां। डीएनए का पूरा नाम बताइए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है भैया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है अपना, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ से नोट डाउन कीजिए कि एक कोशिकीय जीवों में मुख्य रूप से लैंगिक अलैंगिक जनन होता है, जिसमें एक ही कोशिका विभाजित होकर नए जीव बनाती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह का जनन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे आनुवंशिक विविधता, ठीक है, आनुवंशिक विविधता आती है, जो एक कोशिकीय जीवों में कम होती है। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना अगला प्रश्न है अपना, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में लगाए जाने वाले गोलीय दर्पण का नाम बताइए। तो इसमें क्या लिखोगे इसमें उत्तर में, तो इसमें आप उत्तर में लिखो कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इस्तेमाल होने वाले गोलीय दर्पण का नाम उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है स्टूडेंट्स? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखें अपन, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण का उपाय क्या है? तो देखिएगा इसके निवारण का क्या उपाय है भैया, तो देखिएगा यहाँ पे कि जरा दृष्टि दोष यानी जरा दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को न तो पास की वस्तुएं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह उम्र बढ़ने के साथ आंख की सिलियरी मांसपेशियों के कमजोर होने का कारण होता है, जिससे आंख की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता कम हो जाती है। इसका निवारण द्विफोकल यानी बाईफोकल लेंस वाले चश्मे या कॉन्टेक्स्ट लेंस पहनकर किया जाता है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, अपन देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में एमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखो भैया कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसमें आप लोग लिखो यहाँ पे कि विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है अपना, आहार जाल किसे कहते हैं? आहार जाल किसे कहते हैं भैया? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो कि आहार जाल यानी फूड वेब, आहार जाल जिसे खाद्य जाल भी कहते हैं, किसी पारितंत्र में परस्पर संबंधित विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल सा जाल होता है। यह दर्शाता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा जीव क्या खाता है, जिससे कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखें अपन, खंड ब आता है अपना सेक्शन बी, जो 2-2 अंक वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि इसी तरीके से आपको हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है, बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो इन समीकरणों को अपने को, ये क्या है, अभिक्रिया असंतुलित है, तो इन्हें अपने को संतुलित यहाँ पे करना है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर, प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? तो ये रहा, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, और इनका संतुलित समीकरण कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो HNO3 था, तो इसमें अपन ने 2 ऐड किया। ठीक है, 2HNO3 आएगा, इसमें COH2 था, तो ये ऐसे कैसे रहने दिया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के इधर कितने परमाणु हैं, यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, तो और जबकि इधर आपका एक ही था। ठीक है, हाइड्रोजन एक ही था, तो यहाँ पे अपने को इसको संतुलित करने के लिए 2 लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये संतुलित वाली तो बहुत ईजी होता है जैसे। ठीक है, इसमें क्या परमाणु की संख्या देख लिया करो, जैसे हाइड्रोजन के कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं, कैल्शियम के कितने हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से सबके आप लोग जो है ना वो देख लिया करो, फिर अपन ऐड इस आसानी से आप लोग कर सकते हो इसको। तो बाकी जो सेकंड वाला समीकरण है BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है, BaSO4 प्लस HCl जो बनता है, तो इसका संतुलित समीकरण इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें सिंपल सा यहाँ पे अपन ने 2 ऐड कर दिया इधर, क्योंकि देखो इधर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, जबकि अभिक्रिया के इधर कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन थे। तो यहाँ पे अपन ने जैसे ही यहाँ पे 2 ऐड करोगे ना, जैसे यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, जबकि यहाँ इधर भी क्लोरीन 2 थे, तो ये संतुलित हो गया समीकरण। ठीक है, तो ये बहुत ईजी प्रश्न होता है।
होते हैं। देखो अगला प्रश्न अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भैया, कौन सा प्रश्न है अपना, क्वेश्चन क्रमांक 5, ठीक है, पाँचवां प्रश्न। ये कौन सा आ गया यहाँ पे, फोर्थ वाला तो देख ही लिया ना। हाँ, पाँचवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। देखो विरंजक चूर्ण का सूत्र बताना है, खाने का सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पे क्या करना है, इनको मिलान करना है। जैसे विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है, ये हो जाता है। और धोने का सोडा का क्या होता है वो इसका, तो इसका ये Na2CO3 10H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, तो इसका होता है भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और बेकिंग सोडे का NaHCO3। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, PDF में भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से करने हैं। इस तरीके से करना है, जैसे ये क्वेश्चन था और इनका आंसर ये, ठीक है, ये इनके क्या हो जाएंगे, राइट, यहाँ पे मिलान हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है स्टूडेंट 6वां, कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है भैया। तो देखिएगा सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो क्वेश्चन क्रमांक 6 का आंसर है कि सोडियम को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो हवा और नमी के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। केरोसिन सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से बचाता है। इस तरह आग लगने का खतरा टाला जा सकता है। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना आंसर इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न अपन देखें, अपना अगला प्रश्न है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर कौन सा है, कौन सा प्रश्न था, कहाँ गया अपना, एक सेकंड, इसका आंसर अपन देखते हैं। कौन सा प्रश्न था, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, इसका आंसर नोट नहीं किया क्या यार, एक सेकंड स्टूडेंट, ठीक है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अपन ने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, अपन इसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है, और इसका आंसर पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। 9वां प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की, ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग यहाँ पे शरीर की, अच्छा सॉरी किया है, इसका आंसर भी अपन ने 7वां तो पढ़ा ही नहीं, मैंने सीधा 8वां पढ़ लिया, ठीक है। 7वां प्रश्न तो पढ़ो भैया कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर लिखिए, ठीक है, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर, पहले 7वां तो देखें, ठीक है, पहले ही 8वें देख लिया। देखो निस्तापन तथा भर्जन में अंतर इस तरीके से करना है, इधर भर्जन लिखना नहीं, रोस्टिंग लिखना है, ठीक है, और इधर निस्तापन आपको लिखना है। पहला लिखना है कि भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है, निस्तापन का प्रयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और इसमें SO2 गैस उत्पन्न होती है, जबकि इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है। अब देखते हैं अपना 8वां प्रश्न, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या था अपना, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। अब देखिएगा 8वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। 8वां प्रश्न फिर से ऐड नहीं हुआ क्या, 8वां प्रश्न ऐड हुआ ही नहीं है स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, तो कोई बात नहीं है भैया, ठीक है। अपन 8वें प्रश्न का आंसर जो ना आप लोग लिख लेना उसमें, ठीक है, मैं बोलूँ क्या, अगर आप लोग लिखना चाहें तो, ठीक है, कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है। अवायवीय श्वसन में आपका ऑक्सीजन की देखो वायवीय श्वसन का लिख लेना, सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, आप लोग सुन लेना। वायवीय श्वसन में लिखना आप लोग क्या क्या, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इधर तो लिखना आप इन दोनों की तरह लिखना, जैसे इधर भर्जन लिखा इधर निस्तापन लिखा ना, तो आप लिखना ऐसे वायवीय, ठीक है, और इधर आप लोग अवायवीय लिखना। ये पेन सही से नहीं चल रहा है तो आप समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बनाना। और इधर लिखना है कि O2 की आवश्यकता होती है, इधर O2 की आवश्यकता नहीं होती है वायवीय में, ठीक है, और वायवीय में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जबकि भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इस तरीके से अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है उसमें अवायवीय में, इस तरीके से लिख लेना। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा उसका आंसर, ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। बाकी देखो नेक्स्ट अपन प्रश्न देखें क्या, अपना अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर लिखो अनुमस्तिष्क, कौन सा भाग, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 10वां प्रश्न, देखिएगा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है इसमें। तो देखिएगा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र ये हो जाएगा, ठीक है, अंडवाहिका यानी फेलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ठीक है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, तो ये आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, निम्न को परिभाषित कीजिए, प्रकाशिक केंद्र और ध्रुव, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और पोल, इन दोनों को अपने को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है, परिभाषित इनको करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर कहाँ गया,
हाँ, ये रहा कि प्रकाशिक केंद्र कि यह लेंस का वह बिंदु है जिसमें होकर प्रकाश की कोई किरण बिना मुड़े या विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यह आमतौर पर लेंस के बीच में स्थित होता है। ध्रुव क्या होता है कि यह गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर का मध्य बिंदु होता है। यह वह बिंदु है जहाँ मुख्य एक्स की दर्पण को सतह को काटला कहते हैं। ठीक है, काटला है यहाँ पे, काटला नहीं, काटता है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अपना ऑप्टिकल सेंटर का। ठीक है, और पोल का, हाँ ध्रुव हो गया ना, और इंग्लिश मीडियम वाले देखो ऑप्टिकल सेंटर तो ये हो जाएगा और पोल के बारे में ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बारे में ये अंतर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या है, कौन सा है, देखते हैं। 12वां प्रश्न है क्या? हाँ, 12वां प्रश्न कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है भैया? तो इस प्रश्न का आंसर तो ये लिखो आप लोग, क्या लिखोगे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति है, जहाँ सूर्य के प्रकाश को बिखेरने के लिए कोई गैस और कण मौजूद नहीं होते हैं, अर्थात अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकिरण नहीं होता, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखें अपन। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना। ठीक है, मैंने वीडियो को यहाँ पे दिखा दिया ना आपको, हाँ दे दो, ये 12वां इंग्लिश मीडियम में भी लिख लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना यार इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखते हैं या नहीं देखते वीडियोस को। ठीक है, क्या पता मैं बेना फालतू में इंग्लिश में आंसर यहाँ पे नोट डाउन आपके लिए करवाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ओनली फॉर हिंदी मीडियम वाले देखते हो, तो आप लोग कमेंट में बताना कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देखते हैं या नहीं देखते। देखो, खंड से है, सेक्शन सी स्टार्ट होता है अपना। 13वां प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और इसका सेकंड है कि Zn + CaSO4 इज इक्वल टू क्या बनना है? A + Cu। उपरोक्त अभिक्रिया में A क्या है? यहाँ पे ये A क्या बताना है अपने को, और अभिक्रिया का नाम लिखना है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, 13वें प्रश्न का आंसर। तो ये देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। उदाहरण के लिए जिंक यानी Zn और कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के बीच की अभिक्रिया ये होती है। और इस समीकरण में Zn का ऑक्सीकरण होता है क्योंकि यह जिंक आयन यानी Zn2+ में बदलकर इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर आयन, ठीक है, कॉपर आयन Cu2+ का अपचयन होता है क्योंकि यह कॉपर पर Cu में बदलकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सॉरी हाँ इसका सेकंड भी रह गया ना, सेकंड तो देखा ही नहीं। हाँ ये देखो कि यहाँ पे उपरोक्त अभिक्रिया में ए बताना था अपने को, तो ए जो है ना वो है यहाँ पे जिंक सल्फेट। ठीक है, ZnSO4 अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे Ca तो ये रहा। ठीक है, और बचा क्या? ZnSO4 बचा, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा? ZnSO4। और यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल अभिक्रिया बनेगी। ठीक है, संतुलित अभिक्रिया इस तरीके से। बाकी नेक्स्ट अपन प्रश्न देखें अपना, कौन सा प्रश्न है? 14वां प्रश्न है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु को पोषण कैसे प्राप्त होता है? माँ का जो शरीर होता है इसमें जो गर्भस्थ शिशु होता है ना, तो उसको पोषण किस तरीके से प्राप्त होता है वो अपने को बताना है। तो इसमें लिखो कि गर्भस्थ शिशु को माँ के शरीर से प्लेसेंटा नामक एक विशेष अंग के माध्यम से पोषण मिलता है। यह अंग माँ के गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है और गर्भनाल के माध्यम से शिशु से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा माँ के रक्त से पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी पदार्थ शिशु तक पहुँचाता है और शिशु के अवशिष्ट उत्पादों को वापस माँ के रक्त प्रवाह में भेजता है, जहाँ से वह शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट करेंगे। ठीक है, और इसका जो 14 का सेकंड भी है, 2 हैं इसमें। ठीक है, तो सेकंड क्या है कि यदि कोई महिला कोपरटी का उपयोग करती है तो क्या यह उसकी योनि संचरित रोगों से सुरक्षा करेगा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे? तो इस प्रश्न का आंसर लिखो नहीं, कोपरटी अंतः गर्भाशयीय उपकरण यानी यौन संचारित रोगों जिसे STD से सुरक्षा नहीं करता है। यह एक गर्भ निरोधक उपकरण है जो केवल गर्भाशय में भ्रूण के आरोपण को रोकता है, लेकिन यह वीर्य के प्रवेश को नहीं रोकता है। इसलिए यौन संचारित संक्रमणों से बचाव के लिए कंडोम जैसी अन्य विधियों का उपयोग करना आवश्यक है। और इसका आंसर आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी देखो नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 15वां है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प का क्या बनाइए? नामांकित चित्र। तो देखिएगा पुष्प का नामांकित चित्र क्या है भैया? तो पुष्प का नामांकित चित्र ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वर्तिका ग्रह, वर्तिका इस तरीके से, रंडाशय, बाह्य दल, दल, तंतु, पराकोश, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये पुष्प का नामांकित चित्र होता है।
अगला प्रश्न देखें क्या, नेक्स्ट अपना प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न, अच्छा इसका सेकंड भी है, 15वें का अब सभी के सेकंड सेकंड दो दो आ गए प्रश्न, ठीक है। देखो 15 का दूसरा है कि परागण किसे कहते हैं, स्व परागण व पर परागण को भी समझाइए। तो समझाते हैं भैया, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। परागण, परागण लिखे सबसे पहले कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण व परपरागण। स्वपरागण जब एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकोशों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण की जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के अन्य दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन प्रश्न पढ़ते हैं अपना, कौन सा प्रश्न है भैया, 16वां प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। और इसका सेकंड है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। देखिएगा दोनों प्रश्नों का आंसर। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले का क्या करोगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ दी गई अवतल लेंस की फोकस दूरी f इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर यानी कि -0.02 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर थी, मीटर में चेंज कर लिया। लेंस की क्षमता क्या होती है, p इज इक्वल टू 1/f होती है। सूत्र में मान रखने पर p इज इक्वल टू 1/- ये अपन मान रख देंगे ना मीटर वाला, ठीक है। तो p का मान कितना आ जाएगा, -50 डी अतः 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता -50 डायोप्टर होती है, ठीक है। और इसका सेकंड भी देखना, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है और इसे f से प्रदर्शित करते हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, खंड दया आता है ना, सेक्शन डी, जिसमें 17वां प्रश्न है कि विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। और इसका सेकंड में कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 ए की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात करो, ठीक है। और इसका अथवा में भी दे रखे हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताइए। 20 ओम प्रतिरोध की विद्युत स्त्री 5 ए की विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अपन पहले आंसर, देखो विद्युत परिपथ वाला देखते हैं, ठीक है। अथवा वाला भी देखेंगे, बेफिक्र रहेगा। पहले अपन ये देखते हैं कि विद्युत परिपथ, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है भैया। और विद्युत बल्ब वाला देखो कि दिया गया है, इसमें क्या क्या दिया गया है, विद्युत धारा का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर और समय कितना दिया गया है 10 मिनट, जिसे अपन 600 सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और विद्युत आवेश कितना है 1T दे रखा है, ठीक है। और 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकंड कितना हो जाएगा, 300 कुलाम हो जाएगा। इस तरीके से अथवा वाले का आंसर भी नोट डाउन कर लो कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तो देखो, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में किया जाता है। और देखो ये कि किसी प्रतिरोध से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा, ठीक है, H इक्वल टू I² RT, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I का मान 5 एम्पियर है, R का मान 20 ओम है और T का मान 30 सेकंड है। मान रख दो फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, ठीक है। I² यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और R का मान 20 और T का मान 30। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 15,000, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि अपना अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स। तो अपना अगला प्रश्न है यहाँ पे, और प्रश्न देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक 10th के कौन कौन से सब्जेक्ट अपने सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, एक तो हिंदी की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, ठीक है। अगर हिंदी की वीडियो नहीं देखी है ना तो वो भी देख लेना, ठीक है। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया मैंने। SST यानी सोशल साइंस, जो सामाजिक विज्ञान है ना आपका, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया मैंने, तो वो भी नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो में अपन यहाँ पे साइंस का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। बाकी अपना देखो संस्कृत, मैथ्स और कौन सा रहा, और इंग्लिश का रहा। तो इन 3 सब्जेक्ट की वीडियो भी जल्दी प्रोवाइड होगी। कमेंट बॉक्स में बताना पहले कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाया जाए, ठीक है। वही वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। देखो हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए CO2 की, प्रोपेनॉल की, ठीक है। और इसका अथवा में है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए और कार्बन के 2 गुणधर्म लिखिए। देखिए इन सभी प्रश्नों के आंसर अपन देखते हैं। प्रश्न देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। हर एक प्रश्न का आंसर आपके लिए तैयार किया जाता है, टाइप किया जाता है, ठीक है। अथवा वाले का आंसर भी अपन इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि इस मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है ना
बिल्कुल बनता है भैया। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं जाता, कोई टैक्स नहीं लगता आपका, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। बाकी बेल का जो नोटिफिकेशन है ना, उस पर भी ऑल पे सेट रखना, ताकि जब कभी वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखो, हाइड्रोजनीकरण कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। औद्योगिक उपयोग इस प्रक्रिया में वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलता है। वनस्पति तेलों में कार्बन परमाणु के दोहरे बंध होते हैं। जब हाइड्रोजन गैसों को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन पर उनसे गुजारा जाता है तो वो ठोस वसा में बदल जाते हैं। और उसका ये आप लोग डायग्राम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट था आपका सेकंड का, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए CO2 की और प्रोपेनॉल की। तो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, और प्रोपेनॉल की ये वाली नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख लेना है। बाकी अथवा में भी था ना इसका, साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो देखो, सबसे पहले मिसेल का निर्माण कि जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो इसके अणु गुच्छे बनाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। और अणुओं की व्यवस्था यानी मिसेल के अंदर साबुन के अणुओं की संरचना इस प्रकार होती है कि क्या हाइड्रोफोबिक यानी जल विरांगी पूंछ, ये लंबी कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं जो तेल और चिकनाई की ओर आकर्षित होती हैं और उनसे चिपक जाती हैं। और अगला यहाँ पे लिखो कि यह आयनिक सिरा होता है जो पानी को आकर्षित करता है और मिसेल की बाहरी सतह पर होता है। फिर गंदगी को हटाना कि हाइड्रोफोबिक पूंछ गंदगी और तेल से चिपक जाती है। जब पानी को हिलाया जाता है तो मिसेल गंदगी के कारण कणों को अपने अंदर घेर लेता है। आयनिक सिरे पानी में तैरते हैं और जब कपड़े धोए जाते हैं तो वे गंदगी के कणों को पानी में निलंबित रखते हैं और उन्हें मेल के साथ बह जाने में मदद करते हैं। एमल्सन का बनना कि इस प्रक्रिया से, ठीक है, गंदगी का इमल्सन बनता है जिससे मेल के छोटे छोटे कण पानी में फैल जाते हैं और अंततः पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। और नेक्स्ट था इसका कि श्रृंखलन, कार्बन के दो गुणधर्म लिखने थे। पहला लिखो श्रृंखलन की यह कार्बन परमाणुओं के आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर लंबी सीधी साखित या वलय वाली श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता है। चतुसंयोजकता कि कार्बन की संयोजकता 4 है, जिससे यह 4 अन्य परमाणुओं, चाहे वे कार्बन के हों या अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स अपना अगला फाइनल एंड आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना 19वां प्रश्न, ठीक है। तो देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। निम्न के रासायनिक सूत्र लिखने हैं, भुजावा चूना और सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इसके अथवा में दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, समीकरण लिखिए। और क्रिस्टलन के जल से आप क्या समझते हैं, धोने के सोडे में कितने अणु क्रिस्टलन का जल है, ठीक है, होता है। तो देखिएगा इन सभी चारों प्रश्नों के आंसर देखिएगा यहाँ पे। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें लवण और जल बनते हैं। अम्ल प्लस क्षारक इज इक्वल टू लवण प्लस जल। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड NaCl और जल यानी H2O बनता है। और इसकी अभिक्रिया ये लिख लेना। इनके सूत्र बताने थे अपने को। भुजावा चूना का सूत्र होता है CaOH2, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। अथवा वाले का आंसर देखना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर Na2CO3 H2O और CO2 गैस प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया का समीकरण ये हो जाएगा, ठीक है। और विलयन के जल से आप क्या समझते हैं, धोने के सोडे में कितने अणु क्रिस्टलन का जल होता है। तो इसका आंसर लिखो कि लवण के एक चतुर्थ इकाई में, ठीक है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन को जल कहते हैं। धोने का सोडा ये हो जाएगा Na2CO3.10H2O में क्रिस्टलन जल के अणु, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स आपको ये सभी सॉल्यूशन मैंने बता दिए हैं, हर एक प्रश्न का आंसर तैयार करवाया है, एक भी प्रश्न अपन ने नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी मेहनत से आपके वीडियोस तैयार किए जाते हैं, चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की सॉल्यूशन की चाहिए। बाकी हिंदी की, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे वीडियो। अगर उनके सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, नहीं बनाए हैं, तो वो भी जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में इसी होशम जोश के साथ, ठीक है। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर। पैरा स्टूडेंट मिलते हैं, बाय।